समय के धुंधलके को चीरते हुए आइए चलते हैं आज से लगभग 1500 साल पीछे। एक ऐसा समय जब दुनिया की महान सभ्यताएं करवट ले रही थीं, लेकिन भारत की धरती ज्ञान और विज्ञान के सूर्य की तरह चमक रही थी। ये 5वीं शताब्दी का भारत था, गुप्त वंश का शासन, जिसे इतिहासकार भारतीय स्वर्ण युग कहते हैं। इसी पावन कालखंड में ईस्वी सन 476 में एक ऐसे मस्तिष्क ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर आकाश के तारों को भी माप सकता है। यह गाथा किसी राजा की नहीं बल्कि एक ऐसे मनीषी की है जिसने शून्य की खोज कर गणित की भाषा बदल दी। यह गाथा है आचार्य आर्यभट्ट की। ईस्वी सन 476 का वह समय था जब भारत अपनी तरक्की के सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा था। इसी दौरान अश्मक नाम के एक शांत इलाके में, जो आज के महाराष्ट्र या गोदावरी नदी के तट के पास पड़ता है, एक बालक की किलकारी गूंजी। इस बालक का नाम रखा गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का परिवार बहुत ही ज्ञानी और संस्कारी था। उनके घर में वेदों के मंत्रों के साथ साथ गणित के अंकों की भी बातें होती थीं। उनके पिता स्वयं खगोल विज्ञान के बहुत बड़े जानकार थे और उन्होंने ही बालक आर्यभट्ट की आंखों में सितारों को देखने का सपना बोया था। आर्यभट्ट का बचपन बहुत ही सीधा और सादा था। उनकी मां उन्हें सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाती थी, जिसमें ताजा दूध, दही और खेतों का अनाज होता था। इसी सादगी और अनुशासन ने उनके दिमाग को बचपन से ही बहुत तेज बना दिया था। जब दूसरे बच्चे बाहर मैदान में खेल रहे होते थे, तब नन्हा आर्यभट्ट अपने घर के आंगन में बैठकर जमीन पर लकीरें खींचता था। वह मिट्टी पर गोल घेरे बनाता और यह समझने की कोशिश करता कि सूरज रोज एक ही दिशा से क्यों निकलता है। बचपन की एक रात ने आर्यभट्ट के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वे अपने घर की छत पर सो रहे थे और आसमान तारों से भरा हुआ था। उन्होंने गौर किया कि सभी तारे अपनी जगह बदल रहे हैं, लेकिन ध्रुव तारा एक ही जगह पर टिका हुआ है। उन्होंने उसी रात अपने पिता को जगाया और पूछा, पिताजी, क्या यह तारे चल रहे हैं या हमारी धरती किसी नाव की तरह तैर रही है? एक छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसा गहरा सवाल सुनकर उनके पिता दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि उनके घर में एक असाधारण बालक ने जन्म लिया है। जैसे जैसे आर्यभट्ट की उम्र बढ़ी, उन्हें पास के एक गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ का जीवन बहुत कठिन था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और ठंडे पानी में स्नान करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। आर्यभट्ट की बुद्धि इतनी तेज थी कि वे गुरुजी की कही हर बात को तुरंत समझ लेते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा नए सवाल उठते रहते थे। वे पुराने ग्रंथों में लिखी हर बात को आंख बंद करके नहीं मानते थे, बल्कि उसे गणित से परखना चाहते थे। उनकी इसी आदत की वजह से कभी कभी उन्हें दूसरे छात्रों के मजाक का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन आर्यभट्ट का ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर था। जल्द ही वह समय आ गया जब आर्यभट्ट के पिता को लगा कि उनके बेटे का ज्ञान अब इस छोटे से गांव तक सीमित नहीं रह सकता। उन्होंने आर्यभट्ट को एक बड़े शहर की ओर भेजने का फैसला किया, जहां ज्ञान का समंदर बहता था। वह जगह थी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। अपने माता पिता के पैर छूकर और उनका आशीर्वाद लेकर 13 साल के आर्यभट्ट एक लंबे और अनजान सफर पर निकल पड़े। उनके पास न तो कोई नक्शा था और न ही कोई सुख सुविधा, बस मन में एक अटूट विश्वास था कि उन्हें ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना है। यह केवल एक बालक की यात्रा नहीं थी, यह भारत के वैज्ञानिक युग की शुरुआत थी। अश्मक की सीमाएं अब पीछे छूट चुकी थीं। 13 साल का एक बालक हाथ में लकड़ी की एक लाठी और कंधे पर ताड़ के पत्तों का थैला लिए हफ्तों से पैदल चल रहा था। आर्यभट्ट के पैर थक चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक कम नहीं हुई थी। वे मगध की ओर बढ़ रहे थे, जो उस समय पूरी दुनिया में शिक्षा और सत्ता का केंद्र था। रास्ते में उन्होंने घने जंगल देखे, गंगा की विशाल लहरों को पार किया और अंत में उन्हें दूर से दिखाई दी पाटलिपुत्र की वे ऊंची दीवारें, जिनकी कहानियां उन्होंने अपने पिता से सुनी थीं। जब आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के मुख्य द्वार पर कदम रखा तो वे दंग रह गए। वहां की गलियों में दुनिया भर से आए व्यापारी, दार्शनिक और छात्र घूम रहे थे। हर तरफ ज्ञान की चर्चा हो रही थी, लेकिन आर्यभट्ट की मंजिल महल नहीं, बल्कि वह जगह थी जिसे दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय कहा जाता था, नालंदा। जब वे नालंदा के द्वार पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात द्वार पंडित से हुई। वहां का नियम था कि जब तक आप द्वार पर खड़े विद्वान के कठिन सवालों के जवाब नहीं देते, आप भीतर कदम नहीं रख सकते। आर्यभट्ट से गणित और नक्षत्रों के ऐसे सवाल पूछे गए जो बड़ों बड़ों को पसीना ला देते, लेकिन उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से हर सवाल का सटीक जवाब दिया। नालंदा के भीतर की दुनिया किसी जादुई नगरी से कम नहीं थी। चारों ओर विशाल मठ, सुंदर झीलें और ध्यान लगाने के लिए शांत बगीचे थे। यहाँ आर्यभट्ट को एक छोटा सा कमरा मिला। उनका जीवन अब पूरी तरह अनुशासन में बंध गया था।
वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते, सादा और शुद्ध शाकाहारी भोजन करते और अपना पूरा समय नालंदा के विशाल पुस्तकालय धर्मगंज में बिताते। इस पुस्तकालय में लाखों ऐसी पांडुलिपियां थीं जिन्हें पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। आर्यभट्ट घंटों बैठकर पुराने खगोलीय सिद्धांतों को पढ़ते और उन पर रिसर्च करते, लेकिन नालंदा में उनकी राह इतनी आसान नहीं थी। वहां के कई विद्वान पुरानी परंपराओं को ही अंतिम सत्य मानते थे। जब आर्यभट्ट ने पुराने सिद्धांतों की गलतियां निकालनी शुरू की तो वहां के वरिष्ठ आचार्यों में खलबली मच गई। एक युवा छात्र जो अभी ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, वह सदियों पुराने ग्रंथों को चुनौती दे रहा था। यह आर्यभट्ट के जीवन का एक बड़ा मानसिक संकट था। एक तरफ पूरी दुनिया का ज्ञान था और दूसरी तरफ उनकी अपनी गणितीय गणनाएं। उन्हें अक्सर अकेलेपन का सामना करना पड़ता था, लेकिन वे जानते थे कि गणित कभी झूठ नहीं बोलता। आर्यभट्ट ने हिम्मत नहीं हारी। वे रातों को जागकर सितारों की चाल को ताड़ के पत्तों पर नोट करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि जो बातें किताबों में लिखी हैं वे हकीकत से अलग हैं। इसी संघर्ष और एकांत की तपस्या ने उन्हें सामान्य छात्रों से अलग बना दिया। वे केवल रटने वाले छात्र नहीं बल्कि एक खोजी वैज्ञानिक बन चुके थे। नालंदा की उन शांत रातों में दिए की हल्की रोशनी में आर्यभट्ट ने वह आधार तैयार किया जिसने आगे चलकर आर्यभट्टीय जैसे महान ग्रंथ को जन्म दिया। यह उनकी तपस्या का ही फल था कि जल्द ही नालंदा के वे आचार्य जो उनका विरोध करते थे उनकी बुद्धिमानी के कायल होने लगे। नालंदा के पुस्तकालयों में बीतते वक्त के साथ आर्यभट्ट ने एक ऐसी कमी महसूस की जो पूरी दुनिया के गणित को रोक कर खड़ी थी। उस समय तक दुनिया के पास बड़ी संख्याओं को लिखने का कोई आसान तरीका नहीं था। लोग पत्थरों, लकीरों या उंगलियों पर गिनती तो कर लेते थे, लेकिन जैसे ही संख्या हजारों और लाखों में पहुंचती सब कुछ उलझ जाता था। आर्यभट्ट को समझ आ गया था कि अगर ब्रह्मांड की दूरी नापनी है तो पहले अंकों को आसान बनाना होगा। यहीं से शुरुआत हुई दुनिया की सबसे बड़ी खोज की, शून्य यानी जीरो की। आर्यभट्ट ने यह महसूस किया कि कुछ नहीं को भी एक अंक की जरूरत है। उन्होंने दुनिया को समझाया कि अगर आप किसी अंक के पीछे एक बिंदी या शून्य लगाते हैं तो उसकी कीमत 10 गुना बेरह जाती है। इसी सोच ने स्थान मान यानी प्लेस वैल्यू को जन्म दिया। जो गिनती पहले पन्नों पर नहीं समाती थी, अब वह शून्य की मदद से चंद लकीरों में सिमट गई। बिना किसी शोर के नालंदा के एक छोटे से कमरे में बैठकर आर्यभट्ट ने आधुनिक विज्ञान की नींव रख दी थी। लेकिन आर्यभट्ट का मन सिर्फ शून्य पर नहीं रुका। वे घंटों वृत्त यानी सर्कल्स के घेरों को देखते रहते थे। उन्होंने सोचा कि अगर एक पहिया घूमता है तो वह कितनी दूरी तय करता है। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने पाई का मान निकाला। उन्होंने बताया कि पाई की कीमत 3.1416 होती है। आज 1500 साल बाद भी दुनिया के सबसे आधुनिक कंप्यूटर इसी मान का इस्तेमाल करते हैं। उस दौर में बिना किसी कैलकुलेटर के इतना सटीक हिसाब लगाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आर्यभट्ट की सादगी उनके गणित में भी दिखती थी। उन्होंने भारी भरकम सूत्रों को छोटे छोटे श्लोकों में बदल दिया। उनके लिए गणित कोई बोझ नहीं बल्कि एक कविता की तरह था। उन्होंने ज्या और कोज्या के सिद्धांत दिए जिन्हें आज हम दुनिया भर में साइन और कोसाइन के नाम से पढ़ते हैं। उनकी इस खोज ने समुद्र में रास्ता ढूंढने वाले नाविकों और ऊंचे मंदिर बनाने वाले वास्तुकारों की जिंदगी बदल दी। अब किसी भी पहाड़ की ऊंचाई या समुद्र की चौड़ाई को जमीन पर बैठकर नापा जा सकता था। नालंदा के छात्र और शिक्षक अब आर्यभट्ट को एक साधारण छात्र नहीं मानने लगे थे। उनकी ख्याति धीरे धीरे राजाओं के दरबार तक पहुंचने लगी। लेकिन इन सब के बीच आर्यभट्ट बिल्कुल शांत थे। उनका खान पान अब भी वही सादा शाकाहारी भोजन था और उनकी दिनचर्या वैसी ही अनुशासित। उन्हें न तो प्रसिद्धि का लालच था और न ही धन का। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था एक कठिन गणितीय सवाल का सही हल ढूंढ लेना। गणित के इन जादुई सूत्रों ने आर्यभट्ट को वह ताकत दे दी थी जिससे वे अब आसमान के सबसे बड़े रहस्यों पर प्रहार करने के लिए तैयार थे। गणित के अंकों पर महारत हासिल करने के बाद आर्यभट्ट ने अपनी नजरें फिर से आसमान की ओर घुमाई। उस दौर में पूरी दुनिया, यहाँ तक कि बड़े बड़े यूनानी विद्वान भी यही मानते थे कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और बिल्कुल स्थिर खड़ी है। लोगों का मानना था कि सूरज, चांद और तारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन आर्यभट्ट की गणितीय गणनाएं कुछ और ही इशारा कर रही थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि जो आंखों से दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। नालंदा की ऊंची छत पर बैठकर आर्यभट्ट घंटों आसमान को देखते। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा तर्क दिया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, जैसे नाव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे किनारे पर खड़े स्थिर पेड़ पीछे की ओर भागते हुए दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को आसमान के तारे पीछे की ओर भागते हुए दिखते हैं। इस एक उदाहरण से उन्होंने सदियों पुराने भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि आसमान नहीं घूम रहा बल्कि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूम रही है। यह बात उस समय के हिसाब से किसी पागलपन जैसी थी। लोगों ने सवाल उठाए,
अगर पृथ्वी घूम रही है तो हम गिर क्यों नहीं जाते? पेड़ पौधे और ऊंचे पर्वत स्थिर कैसे हैं? आर्यभट्ट ने बहुत ही शांति से समझाया कि पृथ्वी की गति इतनी सहज और निरंतर है कि हमें महसूस ही नहीं होती। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है, झपट्टी नहीं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि को नापा और बताया कि यह लगभग 39,968 किलोमीटर है। आज के आधुनिक विज्ञान के आंकड़ों से तुलना करें तो आर्यभट्ट की गणना 99% से भी ज्यादा सटीक थी। इस खोज ने आर्यभट्ट को एक बड़े संकट में डाल दिया। उस समय के कट्टरपंथी और पुराने विचारों वाले लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें लगा कि आर्यभट्ट धर्म और परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हैं। गलियों और चौराहों पर उनकी बातों पर चर्चा होती और कुछ लोग उन्हें भटका हुआ कहने लगे, लेकिन आर्यभट्ट विचलित नहीं हुए। उन्होंने किसी से बहस नहीं की, बल्कि अपने ताड़ के पत्तों पर अपनी गणनाएं लिखते रहे। उनका मानना था कि सत्य को साबित करने के लिए शोर की नहीं, बल्कि सही प्रमाणों की जरूरत होती है। आर्यभट्ट ने केवल यह नहीं बताया कि पृथ्वी घूमती है, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि तारे स्वयं नहीं चमकते, कुछ विशेष नक्षत्रों को छोड़कर, और चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। उनकी यह वैज्ञानिक सोच उस समय के समाज के लिए बहुत आगे की बात थी, लेकिन धीरे धीरे नालंदा के युवाओं और जिज्ञासु छात्रों ने उनके तर्कों को समझना शुरू किया। आर्यभट्ट अब सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं रहे थे, वे एक ऐसे विद्रोही वैज्ञानिक बन चुके थे जिसने मानव जाति को उसकी सही जगह, एक घूमती हुई धरती पर खड़ा कर दिया था। उस दौर में जब आसमान में सूर्य या चंद्रमा गायब होने लगते थे तो लोगों के दिलों में दहशत बैठ जाती थी। चारों ओर शंख बजने लगते, लोग डर के मारे घरों में छुप जाते और पंडित चिल्लाते कि राहु और केतु नाम के राक्षस सूरज और चांद को निगल रहे हैं। दान पुण्य और अजीबोगरीब टोटके शुरू हो जाते, क्योंकि माना जाता था कि देवता संकट में है। लेकिन नालंदा की वेदशाला में बैठा एक इंसान इस खौफ के बीच मुस्कुरा रहा था। वह जानते थे कि यह कोई दैवीय प्रकोप नहीं, बल्कि रोशनी और परछाई का एक सुंदर खेल है। आर्यभट्ट ने समाज के इस सबसे बड़े डर को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने अपनी गणनाओं से साबित किया कि राहु और केतु जैसे किसी राक्षस का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि जैसे धूप में चलने पर आपकी परछाई जमीन पर पड़ती है, ठीक वैसे ही अंतरिक्ष में भी परछाई का खेल चलता है। उन्होंने बताया कि जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उसकी परछाई सूर्य को ढक लेती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये घोषणा करना उस समय मौत को दावत देने जैसा था। धर्म के ठेकेदारों ने आर्यभट्ट पर हमला बोलना शुरू कर दिया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उनके पास धमकियां आने लगीं और समाज में उन्हें अकेला करने की कोशिश की गई। लेकिन आर्यभट्ट का इरादा फौलाद जैसा था। उन्होंने शांति से कहा, सत्य वह नहीं है जो सदियों से सुना जा रहा है, सत्य वह है जिसे गणित से सिद्ध किया जा सके। उन्होंने चुनौती दी कि वे ग्रहण के शुरू होने और खत्म होने का सटीक समय पहले ही बता सकते हैं। जब अगला ग्रहण लगा तो जैसा आर्यभट्ट ने गणित से निकाला था, ठीक उसी पल ग्रहण शुरू हुआ और उसी पल खत्म हुआ। लोग दंग रह गए। जो गणना राजा के बड़े बड़े ज्योतिषी नहीं कर पाए, वह आर्यभट्ट ने ताड़ के पत्तों पर लिखे चंद श्लोकों से कर दिखाई थी। धीरे धीरे लोगों का डर खत्म होने लगा और विज्ञान की जीत हुई। आर्यभट्ट ने साबित कर दिया कि डर का इलाज पूजा पाठ नहीं, बल्कि सही शिक्षा और तर्क है। इस घटना के बाद आर्यभट्ट का सम्मान और भी बढ़ गया। अब वे केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि समाज की आंखों से अंधविश्वास का चश्मा हटाने वाले नायक बन चुके थे। उन्होंने शिष्यों को सिखाया कि प्रकृति के हर रहस्य के पीछे एक नियम होता है और उसे समझना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। आर्यभट्ट की सात्विक जीवन शैली और उनकी विनम्रता ने उनके विरोधियों का भी मुंह बंद कर दिया। उन्होंने अपनी इस महान खोज को आर्यभट्टीय ग्रंथ में दर्ज किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी अंधकार में न रहें। आर्यभट्ट के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया था। सालों की मेहनत, रातों का जागना और हजारों गणनाओं का निचोड़ अब एक ग्रंथ की शक्ल लेने वाला था। मात्र 23 वर्ष की आयु में, जब ज्यादातर छात्र अपना भविष्य तलाश रहे होते हैं, आर्यभट्ट ने विज्ञान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ पूरा किया, जिसका नाम रखा गया आर्यभट्टीय। यह केवल एक किताब नहीं थी, बल्कि यह भारत के ज्ञान का वह सूरज था जिसकी चमक आने वाली कई सदियों तक दुनिया को रास्ता दिखाने वाली थी। इस ग्रंथ की सबसे खास बात इसकी बनावट थी। आर्यभट्ट ने पूरे खगोल विज्ञान और गणित को केवल 121 श्लोकों में समेट दिया था। उन्होंने इसे कविता की तरह लिखा ताकि छात्र इसे आसानी से याद रख सकें। आर्यभट्टीय में उन्होंने बीज गणित, त्रिकोणमिति
और अंक गणित के ऐसे जटिल सूत्र दिए जो आज भी आधुनिक विज्ञान का आधार है। जब यह ग्रंथ नालंदा के विद्वानों के सामने रखा गया तो वहां सन्नाटा छा गया। उनकी गणनाओं की सटीकता देखकर बड़े बड़े आचार्य हैरान थे। जिस छात्र को कभी विद्रोही समझा जाता था, आज उसी के लिखे सूत्रों को हर कोई प्रमाण मान रहा था। आर्यभट्ट की इस असाधारण सफलता ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। उनकी विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें नालंदा का कुलपति यानी हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी नियुक्त किया गया। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अब आर्यभट्ट के पास न केवल अपनी खोजें जारी रखने का मौका था, बल्कि उन्हें हजारों छात्रों के भविष्य को गढ़ने का अधिकार भी मिल गया था। कुलपति बनने के बाद भी उनकी सादगी में कोई कमी नहीं आई। वे अभी भी वही सादा शाकाहारी भोजन करते और जमीन पर बैठकर अपने शिष्यों के साथ चर्चा करते थे। उन्होंने नालंदा में एक विशाल वेधशाला बनवाई, जहां पीतल और तांबे के बने बड़े बड़े यंत्रों की मदद से छात्र ग्रहों की गति को अपनी आंखों से देख सकते थे। आर्यभट्ट का मानना था कि सच्चा ज्ञान वह है जो इंसान के मन से डर और अज्ञानता को निकाल दे। उनके नेतृत्व में नालंदा ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बन गया जहां चीन, अरब और यूनान तक से लोग विज्ञान सीखने आने लगे। वे दिन में विश्वविद्यालय का कार्य संभालते और रात को अपनी वेधशाला में तारों से बातें करते। उनके जीवन का यह पड़ाव सिखाता है कि सफलता मिलने पर भी इंसान को अपनी जड़ों और अपनी खोज को नहीं छोड़ना चाहिए। आर्यभट्ट अब केवल एक नाम नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक प्रगति की एक पहचान बन चुके थे, जिनकी गूंज पाटलिपुत्र के महलों से लेकर आम आदमी की झोपड़ी तक सुनाई दे रही थी। नालंदा के कुलपति के रूप में प्रशासनिक कार्यों को संभालने के बाद आर्यभट्ट का असली सुकून उनकी वेधशाला में मिलता था। उन्होंने पाटलिपुत्र के पास एक स्थान चुना जिसे आज हम खगोल के नाम से जानते हैं। यहाँ उन्होंने अपनी वह प्रयोगशाला बनाई जहाँ पत्थरों, बांस और पीतल के यंत्रों के जरिए वे ब्रह्मांड के नक्शे तैयार करते थे। उस समय कोई टेलीस्कोप या डिजिटल घड़ियां नहीं थीं, लेकिन आर्यभट्ट की आंखों में एक ऐसा विजन था जो बादलों के पार देख सकता था। आर्यभट्ट ने कई अद्भुत यंत्रों का आविष्कार किया। उन्होंने शंकु यंत्र का उपयोग किया जो सूरज की परछाई के आधार पर सटीक समय बताता था। उन्होंने छाया यंत्र और जल घड़ियों का निर्माण किया ताकि रात के समय भी समय की गणना में 1 सेकंड की भी चूक न हो। उनका सबसे प्रसिद्ध यंत्र था गोले यंत्र। यह लकड़ी और धातुओं से बना एक गोल ढांचा था जो अंतरिक्ष में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की स्थिति को दर्शाता था। जब वे इस यंत्र को घुमाते तो उनके शिष्य मंत्र मुग्ध होकर देखते थे कि कैसे पूरा ब्रह्मांड एक गणितीय नियम में बंधा हुआ है। खगोल की उन रातों में आर्यभट्ट अक्सर अकेले होते थे। चारों ओर सन्नाटा होता और केवल उनके लिखने की खुरद सुनाई देती। उन्होंने गौर किया कि आकाश के नक्षत्र एक निश्चित समय पर अपनी जगह बदलते हैं। उन्होंने ग्रहों की वक्री और मार्गी गति का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने अपने रास्तों पर चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बिना किसी आधुनिक उपकरण के यह गणना कर ली कि एक साल में 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। आज का आधुनिक विज्ञान भी उनके इस आंकड़े के बेहद करीब है। उनकी इस मेहनत का उद्देश्य केवल ज्ञान पाना नहीं था, बल्कि आम लोगों की जिंदगी आसान बनाना भी था। उस समय किसान खेती के लिए मौसम और बारिश पर निर्भर थे। आर्यभट्ट की सटीक खगोलीय गणनाओं की मदद से पंचांग और कैलेंडर में सुधार हुआ। अब किसानों को पता था कि कब बीज बोना है और कब कटाई करनी है। आर्यभट्ट कहते थे, विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह समाज के सबसे आखिरी व्यक्ति के काम न आए। वे अक्सर आधी रात को अपनी वेधशाला से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं के बीच खड़े हो जाते और सितारों को देखकर मुस्कुराते, जैसे वे सितारे उनके पुराने दोस्त हों। आर्यभट्ट का यह समर्पण देखकर राजाओं और सम्राटों ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं और जमीनों का दान देना चाहा, लेकिन इस महापुरुष ने सब कुछ ठुकरा दिया। उनका सादा जीवन और दिनचर्या वैसी ही बनी रही। उन्होंने साबित कर दिया कि ऊंचे उपकरणों से ज्यादा बड़ी होती है इंसान की एकाग्रता और उसकी लगन। खगोल की वह धरती आज भी उस महान आर्षि के पैरों की छाप और उनकी दृष्टि की गवाह है। जैसे जैसे आर्यभट्ट की उम्र और अनुभव बढ़ता गया, उनकी ख्याति केवल भारत ही नहीं बल्कि सीमाओं के पार पहुंचने लगी। अब वे केवल एक वैज्ञानिक या कुलपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे महागुरु बन चुके थे जिनकी एक झलक पाने के लिए छात्र मीलों पैदल चलकर नालंदा आते थे। लेकिन आर्यभट्ट हर किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। वे केवल उन्हें चुनते थे जिनके मन में सत्य को जानने की सच्ची तड़प हो और जो मुश्किल से मुश्किल गणनाओं के बीच भी अपना धैर्य न खोएं। आर्यभट्ट के सिखाने का तरीका बहुत ही अनोखा और सरल था। वे कभी बंद कमरों में पढ़ाई नहीं करवाते थे। अक्सर वे अपने शिष्यों को लेकर खुले मैदानों या पहाड़ियों पर चले जाते थे। वहां वे मिट्टी पर बड़े बड़े चित्र बनाते और शिष्यों से कहते, किताबों में जो लिखा है उसे भूल जाओ, अपनी आंखों से देखो और खुद हिसाब लगाओ। गुरुकुल में आर्यभट्ट अपने शिष्यों के साथ एक पिता की तरह रहते थे। वे अक्सर कहते थे, एक अच्छा गणितज्ञ वही है जिसका मन स्थिर हो। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो तुम शून्य की गहराई को कभी नहीं समझ पाओगे। उन्होंने
उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि विज्ञान का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। ज्ञान का उपयोग हमेशा मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि खुद को बड़ा दिखाने के लिए। नालंदा के गलियों में उनका फौज तैयार हो चुका था। उन्होंने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे भारत के कोने कोने में जाकर खगोल विज्ञान और गणित की पाठशालाएं खोल सकें। इसी का नतीजा था कि भारत कई सदियों तक विज्ञान के क्षेत्र में विश्व गुरु बना रहा। आर्यभट्ट के जीवन का यह पड़ाव हमें सिखाता है कि कोई भी खोज तब तक अधूरी है जब तक वह अगली पीढ़ी को न सौंपी जाए। इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान को खुले आसमान की तरह बांट दिया। उनके शिष्य उनके लिए केवल छात्र नहीं थे, बल्कि वे मशालें थीं जो आने वाले समय के अंधकार को मिटाने वाली थीं। गुरु और शिष्य का यह अटूट रिश्ता ही था जिसने आर्यभट्टीय जैसे कठिन ग्रंथ को आने वाली हजारों पीढ़ियों के लिए अमर बना दिया। जैसे जैसे आर्यभट्ट का ज्ञान पूरे देश में फैला, उनके विरोधियों की संख्या भी बढ़ने लगी। उस समय के समाज में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग थे जिन्हें बदलाव से डर लगता था। उन्हें लगता था कि अगर लोग आर्यभट्ट की विज्ञान वाली बातें मानने लगेंगे तो पुरानी परंपराओं और अंधविश्वास का धंधा बंद हो जाएगा। कई बार भारी सभाओं में आर्यभट्ट को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। लोग उन पर चिल्लाते, उन्हें अधर्मी कहते और कहते कि वे हमारे पूर्वजों के ज्ञान को चुनौती दे रहे हैं। एक बार की बात है, पाटलिपुत्र के एक बड़े विद्वान ने उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी। सभा भरी हुई थी और हजारों लोग यह देखने आए थे कि क्या यह युवा कुलपति टिक पाएगा। उस विद्वान ने गुस्से में पूछा, आर्यभट्ट, तुम कहते हो धरती घूमती है, तो फिर हम गिरते क्यों नहीं? क्या तुम खुद को राशियों से भी बड़ा समझते हो? आर्यभट्ट बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो क्रोध था और न ही अहंकार। उन्होंने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ, मैं तो बस सत्य का एक छोटा सा सेवक हूँ। उन्होंने अपनी विनम्रता से उस विद्वान को समझाया कि जैसे एक चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही धरती में भी एक अदृश्य शक्ति है जो हर चीज को थामे रखती है। उनकी आवाज में इतनी सच्चाई और सरलता थी कि विरोध करने आए लोग भी चुप हो गए। आर्यभट्ट का मानना था कि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को विनम्र बना दे, न कि अभिमानी। वे अपने विरोधियों को अपना शत्रु नहीं बल्कि अपना शिक्षक मानते थे, क्योंकि वे उनके सवालों के कारण ही अपने गणित को और ज्यादा सटीक बना पाते थे। इतनी शोहरत और कुलपति जैसा बड़ा पद होने के बावजूद आर्यभट्ट का रहन सहन किसी सन्यासी जैसा ही था। आर्यभट्ट का यह जीवन संदेश देता है कि जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो मुश्किलें और विरोध जरूर आएंगे, लेकिन आपको अपनी शांति नहीं खोनी है। उन्होंने अपने काम से साबित किया कि शब्द से ज्यादा ताकत आपके चरित्र में होती है। समाज का एक बड़ा हिस्सा जो कभी उनका दुश्मन था, अब उनकी सादगी और ज्ञान के आगे नतमस्तक हो चुका था। आर्यभट्ट ने क्रोध का जवाब करुणा से और अज्ञानता का जवाब विज्ञान से दिया। आर्यभट्ट का ज्ञान केवल नालंदा की दीवारों या किताबों तक सीमित नहीं रहा। उस समय भारत का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ था। भारतीय व्यापारी विशाल जहाजों में बैठकर अरब, रोम और दक्षिण पूर्व एशिया तक जाते थे, लेकिन समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ी समस्या थी, रास्ता भटक जाना। विशाल समंदर में जब चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखता तो नाविकों के लिए यह जानना नामुमकिन हो जाता था कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। यहीं पर आर्यभट्ट के सितारों के नक्शे और उनकी त्रिकोणमिति ने कमाल कर दिया। आर्यभट्ट ने नाविकों को सिखाया कि कैसे रात के समय ध्रुव तारे और अन्य नक्षत्रों की ऊंचाई नापकर वे अपनी सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। उन्होंने ज्ञा के जो सूत्र दिए थे, उनकी मदद से नाविक अब यह हिसाब लगा सकते थे कि वे किनारे से कितनी दूर हैं और मंजिल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। भारत के समुद्री व्यापारी आर्यभट्ट को अपना रक्षक मानने लगे थे। उनकी गणनाओं की बदौलत अब जहाज तूफानों से बचकर और सही समय पर बंदरगाहों तक पहुंचने लगे। एक बार एक विदेशी नाविक ने उनसे पूछा, आचार्य, आप तो कभी समुद्र पर नहीं गए, फिर आप इन लहरों और दिशाओं का इतना सटीक हिसाब कैसे लगा लेते हैं? आर्यभट्ट मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मांड के नियम हर जगह एक जैसे हैं। जो नियम आसमान के तारों पर लागू होते हैं, वही समुद्र की लहरों और धरती की धूल पर भी लागू होते हैं। गणित वह भाषा है जिसे पूरी प्रकृति समझती है। उनकी इसी सोच ने भारत को उस समय की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति बना दिया। आर्यभट्ट का यह योगदान विज्ञान के व्यावहारिक इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक वैज्ञानिक का काम केवल कमरे में बैठकर सोचना नहीं, बल्कि समाज की मुश्किलों को हल करना भी है। उनके बनाए हुए नक्षत्र चार्ट्स को अरब के व्यापारियों ने भी अपनाया और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप तक पहुंचा गया। उनके पास अब दुनिया भर से राजाओं और सम्राटों के निमंत्रण आते थे जो चाहते थे कि आर्यभट्ट उनके दरबार की शोभा बढ़ाएं। लेकिन आर्यभट्ट ने हमेशा यही कहा, एक वैज्ञानिक का असली दरबार उसकी प्रयोगशाला और उसका ज्ञान है, राजा का महल नहीं। उम्र के इस हिस्से में उन्होंने ग्रहों की दूरी को फिर से नापा। उन्होंने बताया कि मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रह हमसे कितनी दूर हो सकते हैं। उनकी एकाग्रता इतनी बढ़ चुकी थी कि वे बिना किसी यंत्र के भी सिर्फ सितारों की स्थिति देखकर बता देते थे कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। उनके शिष्यों ने गौर किया कि आचार्य अब कम बोलते थे और ज्यादातर समय मौन रहकर चिंतन करते थे। वे अक्सर कहते थे, मौन में ही सबसे गहरे जवाब मिलते हैं।
आर्यभट्ट का यह रूप एक अर्षि जैसा था। वे अब केवल गणितज्ञ नहीं रहे थे, वे एक ऐसे दार्शनिक बन चुके थे जिन्हें समझ आ गया था कि यह पूरी सृष्टि एक महान गणितज्ञ यानी ईश्वर की रचना है। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे देखकर लोग अपने आप उनके चरणों में झुक जाते थे। उम्र चाहे जो भी हो, अगर आपके भीतर जिज्ञासा की आग जल रही है तो आप पूरी दुनिया को नई रोशनी दे सकते हैं। आर्यभट्ट अब उम्र के उस पड़ाव पर थे जहां उनके नाम की गूंज भारत की सीमाओं को पार कर चुकी थी। रेशम मार्ग से आने वाले व्यापारियों के साथ आर्यभट्ट के सिद्धांत, शून्य, पाई और ग्रहों की गति अरब देशों तक पहुंचने लगे थे। अरब के विद्वान हैरान थे कि भारत में एक ऐसा अर्षि है जिसने गणित को एक नई भाषा दे दी है। वे आर्यभट्ट को अर्ज बहार कहने लगे थे। बगदाद के महान खलीफाओं ने अपने दूतों को भारत भेजा ताकि वे आर्यभट्ट के ग्रंथों को हासिल कर सकें। जब आर्यभट्टीय का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ तो वहाँ के वैज्ञानिकों के लिए ज्ञान के नए दरवाजे खुल गए। जो शून्य भारत में जन्मा था वह अब सिफर बनकर अरब पहुंचा और आगे चलकर पूरी दुनिया में जीरो बन गया। आर्यभट्ट के सूत्रों ने न केवल भारत को बल्कि पूरी मानव सभ्यता को गिनने का नया तरीका सिखाया। आर्यभट्ट को इस बात का गर्व नहीं था कि उनका नाम विदेशों में हो रहा है, वे तो बस इस बात से खुश थे कि सत्य का प्रसार हो रहा है। उन्होंने हमेशा कहा कि ज्ञान पर किसी एक देश या इंसान का हक नहीं होता, यह तो सूर्य की रोशनी की तरह है जो सबके लिए है। उनकी इसी महान सोच की वजह से यूनान के विद्वान भी उनकी गणनाओं का लोहा मानने लगे। वे हैरान थे कि जो बातें उनके यहाँ हजारों यंत्रों से नहीं समझी जा सकी, उन्हें आर्यभट्ट ने केवल एक शांत मन और गणित से सुलझा लिया था। इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के बीच भी आर्यभट्ट की सादगी वैसी ही रही। वे अब भी नालंदा की एक साधारण कुटिया में रहते थे। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी तब होती थी जब कोई विदेशी छात्र मीलों का सफर तय करके उनसे एक छोटा सा सवाल पूछने आता था। वे उसे भी उतनी ही विनम्रता से समझाते थे जितनी विनम्रता से वे अपने छोटे शिष्यों को समझाते थे। आर्यभट्ट ने भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि ज्ञान का एक ऐसा केंद्र बना दिया था जिससे पूरी दुनिया अपनी मशाल जला रही थी। उनकी खोजें अब भविष्य के विज्ञान की नींव बन रही थीं और वे खुद एक चलते फिरते संस्थान बन चुके थे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आर्यभट्ट का व्यक्तित्व एक शांत समंदर की तरह हो गया था। लोग दूर दूर से अब सिर्फ गणित सीखने नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सीखने उनके पास आते थे। आर्यभट्ट का मानना था कि ब्रह्मांड का गणित और मनुष्य का मन दोनों एक ही धागे से जुड़े हैं। वे अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, जैसे एक वृत्त का कोई अंत नहीं होता वैसे ही सत्य की खोज का भी कोई अंत नहीं है। उनका कहना था कि जब आप किसी समस्या में डूब जाते हैं तो समाधान आपके भीतर से ही निकलता है। उनकी सादगी का आलम यह था कि उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं थी। जो कुछ भी उन्हें राजाओं से उपहार में मिलता वे उसे नालंदा के पुस्तकालय या गरीब छात्रों की शिक्षा के लिए दान कर देते थे। उन्होंने सिखाया कि धन आपको सुविधा दे सकता है लेकिन शांति केवल सत्य ही दे सकता है। आर्यभट्ट ने एक बहुत ही गहरी बात कही थी, अज्ञानता ही अंधकार है। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो क्योंकि वह किसी पुरानी किताब में लिखी है या क्योंकि मैं उसे कह रहा हूँ, उसे अपनी बुद्धि की कसौटी पर परखो। उनका यह तर्कवाद आज के आधुनिक विज्ञान की जान है। उन्होंने भारत के युवाओं को डर से मुक्त होकर सोचने की आजादी दी। आर्यभट्ट ने साबित किया कि एक इंसान जितना बड़ा विद्वान होता है उसे उतना ही सरल और विनम्र होना चाहिए। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और अब आर्यभट्ट 70 वर्ष की आयु को पार कर चुके थे। उनका शरीर अब थकने लगा था। उन्हें आभास हो गया था कि अब उनकी इस भौतिक यात्रा का समय निकट आ रहा है। उन्होंने अपने सभी प्रमुख शिष्यों को, जिनमें भास्कर प्रथम और लल्ल प्रमुख थे, अपने पास बुलाया। यह दृश्य बहुत भावुक था। एक गुरु जिसने पूरी दुनिया को रोशनी दी आज अपनी अंतिम मशाल अपने शिष्यों के हाथों में सौंपने वाला था। आर्यभट्ट ने उस दिन कोई गणितीय सूत्र नहीं सिखाया बल्कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, मैंने तुम्हें शून्य दिया, मैंने तुम्हें सितारों का रास्ता दिखाया, लेकिन याद रखना कि सबसे बड़ा शून्य इंसान का अहंकार है। जिस दिन तुम्हारे भीतर यह भाव आ जाए कि तुम सब कुछ जान गए हो, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। हमेशा एक जिज्ञासु छात्र बने रहना। उन्होंने अपनी सभी पांडुलिपियों और ताड़ के पत्तों पर लिखे शोधों को व्यवस्थित किया और उन्हें नालंदा के पुस्तकालय की अमानत बना दिया। उनकी आवाज में एक असीम शांति थी। उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई, अपनी सादगी और अपने संस्कारों को एक विरासत के रूप में पीछे छोड़ा। आर्यभट्ट ने अंतिम बार नक्षत्रों की स्थिति देखी और मुस्कुराए। उन्हें संतोष था कि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। उन्होंने भारत को एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि दे दी थी जो हजारों सालों तक बुझने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे कभी भी ज्ञान का व्यापार न करें बल्कि इसे मुफ्त में बांटें ताकि कोई भी बालक अज्ञानता के अंधेरे में न रहे। वे हार कर नहीं बल्कि एक विजेता की तरह विदा होने के लिए तैयार थे। पूरा नालंदा और पाटलिपुत्र उस रात गहरी उदासी में डूबा था क्योंकि सबको पता था कि विज्ञान का यह सूरज अब ढलने वाला है।
ब्रह्म मुहूर्त का समय था। पाटलिपुत्र की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी थी। आर्यभट्ट अपनी कुटिया में चटाई पर लेटे हुए थे। उनके प्रिय शिष्य उनके चारों ओर बैठे थे। आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में गुरु के प्रति अगाध सम्मान। आर्यभट्ट ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें मूंद दी और अपनी आत्मा को उस अनंत ब्रह्मांड में विलीन कर दिया जिसकी वे जीवन भर खोज करते रहे। सन 550 ईस्वी के आसपास विज्ञान का वह चमकता सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। पाटलिपुत्र के लोगों ने जब यह खबर सुनी तो पूरा शहर शोक में डूब गया। जिस इंसान ने उन्हें तारों की भाषा सिखाई थी, वह आज खुद एक तारा बनकर आसमान की गहराइयों में खो गया था। लेकिन क्या आर्यभट्ट सच में मर गए? नहीं, उनकी मृत्यु केवल उनके शरीर का अंत थी, उनके विचारों का नहीं। उनकी मृत्यु के हजारों साल बाद भी आज जब कोई वैज्ञानिक कंप्यूटर पर कोडिंग करता है तो वह आर्यभट्ट के शून्य का इस्तेमाल करता है। जब नासा के वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो वे उन्हीं ग्रहों की गति का हिसाब लगाते हैं जिसे आर्यभट्ट ने ताड़ के पत्तों पर लिखा था। भारत ने जब अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा तो उसका नाम भी आर्यभट्ट रखकर इस महानायक को सलामी दी। आर्यभट्ट की विरासत आज हमारे आसपास हर जगह है। वे केवल एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है। आर्यभट्ट की ये यात्रा हमें सिखाती है कि इंसान नश्वर है लेकिन उसका ज्ञान अमर है। आज सदियों बाद भी जब हम रात के अंधेरे में आसमान की ओर देखते हैं तो हमें याद आता है कि कोई था जिसने मिट्टी पर लकीरें खींचकर हमें ब्रह्मांड का रास्ता दिखाया था। वह महान वैज्ञानिक, वह दिव्य अर्शी, वह शून्य का जन्मदाता आचार्य आर्यभट्ट हमेशा हमारे दिलों में और इस ब्रह्मांड के कण कण में जीवित रहेंगे। दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। हमारे लिए आपकी एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको महान आर्यभट्ट के जीवन की ये गाथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।